नमस्कार। माननीय विजया जी, माननीय अनिल जी, लतिका जी, पूछा जी और देश भर से आए हुए हमारे आप में से कुछ विधायक भी हैं, कुछ सांसद भी हैं, कुछ मेयर भी हैं और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अधिकारी, विभिन्न संगठन से जुड़े महिला मोर्चा के सदस्य। मैं विजया जी को सुन रहा था और तब मुझे लगा कि पिछले बार मैं महाराष्ट्र का प्रभारी था और महाराष्ट्र से हम दो चीज़ लेके आए हैं। एक तो महाराष्ट्र में सबसे पहली बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आए और फिर उसके साथ साथ महाराष्ट्र से महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लेके आए। तो इसलिए इस बार पहली बार अपनी सरकार महाराष्ट्र में हुआ और हम वहाँ चुनाव लड़ते थे और दूसरे सहयोगी के रूप में। लेकिन आप जान रही हैं कि विजय जी जानती हैं कि किस परिस्थितियों में हम लोगों ने समझौते से बाहर निकल करके फिर हम लोगों ने वहाँ सरकार बनाया और सरकार बनने की गति उसके बाद से थोड़ी सी दिल्ली में आके अटकी। लेकिन फिर मैं आप सबको आश्वस्त कर सकता हूँ कि वो गति बिहार में बरकरार रहेगी। आप सब लोग के बीच में आने का यहाँ कारण स्पष्ट है कि कौशल विकास। लेकिन ये कौशल विकास है क्या आखिर में? इस देश में कौशल विकास को समझने में इतना वक्त क्यों लगा और ऐसा क्यों है कि देश के इतिहास में 69 वर्ष पूरे हो गए कि हम पहली बार देश के स्तर पर, मैं इस पूरे भारत सरकार के मंत्रालय में सबसे नया हूँ, मंत्री के रूप में नहीं, विभाग के रूप में। और आखिर इस विभाग का गठन क्यों किया गया? ऐसा नहीं था कि हमारे आने के पहले इस देश में कौशल विकास का काम नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा भी क्यों नहीं हुआ कि पिछले 69 वर्षों में किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा महसूस नहीं किया कि कौशल विकास का भी मंत्रालय होना चाहिए, कौशल विकास को भी अलग रूप से हमें देखना चाहिए? ऐसा भी क्यों नहीं हुआ? और जब हमारी सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो पहले इसे विभाग बनाया गया और खेलकूद के साथ इस विभाग को जोड़ा गया। और इसके पश्चात जब नवंबर में जब इस सरकार का विस्तार हुआ, जब मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो मुझे इस विभाग का मंत्रालय के रूप में प्रभार दिया गया। और इस मंत्रालय को गठित लगभग अब 9 महीने पूरे होने वाले हैं और देश के इतिहास में, और फिर मैं देश के प्रधानमंत्री को बधाई क्यों दूंगा इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन आखिर इसका मतलब क्यों था? आखिर हम इस मंत्रालय को बनाने की क्या जरूरत थी? बाकी देश तो ठीक ही चल रहा था। और मैं इसके लिए आपको कुछ आंकड़े देना चाहूँगा जो आपको शायद याद रखने में शायद आपको सहूलियत हो, ताकि हम इस विषय को समझ पाएँ। पूरी दुनिया की तुलना में अगर हम कौशल विकास के अनुपात को देखें और अगर हम तुलना करें पूरे देश और दुनिया से, तो चीन, जो इसकी आबादी लगभग हमसे बराबर हो चुकी है, वहाँ भी लगभग 45% लोग कौशल प्राप्त है। यानी कि 100 में से 45 व्यक्ति के पास कौशल है और वो कौशल ऐसा है कि वो रोजगार प्राप्त कर सकता है। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में लगभग 68%, 100 में से 68 व्यक्ति हैं जो कौशल प्राप्त है और कौशल योग्य इतने हैं कि नौकरी मिल सके। जर्मनी में 74%, हर 100 में से 74 व्यक्ति के पास कौशल है। जापान में 80%, और उसके पश्चात अगर आगे किसी देश में बढ़े तो कोरिया में 96%। और उसी अनुपात में अगर एनएसएसओ का 68वें राउंड का डाटा हम देखें, तो जो इस समय हमारा अनुपात है, शायद आप सबको, मैंने कहीं कहीं चर्चा की है, सबको अंदाजा है, मात्र 3.5%। सो आप अनुपात का अनुमान लगा सकते हैं कि हम कहाँ हैं। और हम लोगों ने पिछले 69 वर्षों में शिक्षा पर बहुत खर्च किया है और लाखों करोड़ रुपया हमने शिक्षा पर दिया है और सब कुछ इस देश में शिक्षा पर आधारित रहा। हमें शिक्षा मिलना चाहिए, हमें एमए बनना चाहिए, हमें बीए करना है, हमें आईए करना है, मेट्रिकुलेशन करना है, और शिक्षा आधारित हमारी जो प्रणाली रही है, जिसके कारण लाखों करोड़ रुपया। लेकिन प्रधानमंत्री का ऐसा मानना है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और 10वीं और 12वीं तक की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन हो सकता है कि 12 वर्ष तक की शिक्षा आपको रोजगार के लायक न बना सके, लेकिन 12 हफ्ते की ट्रेनिंग
आपको रोजगार दिला सकता है, और यही हमारा उद्देश्य है। और इससे यह फर्क स्थापित होता है कि आखिर क्यों है। और आज हमने पूरा जो कुछ भी अपने देश की तैयारी की है वो शिक्षा से की है, क्योंकि सरकारी नौकरी शिक्षा पर मैट्रिक पास होना चाहिए, आईए पास होना चाहिए, आईएससी होना चाहिए, बीए होना चाहिए, बीए। और पता नहीं बिहार से कितने लोग यहाँ आए हैं, और हाजीपुर से क्यों बा या नहीं खे। अभी हाल फिलहाल टेलीविजन पर एक बड़ा अच्छा दृश्य दिख रहा था, और सब लोगों ने उसको, पूरा दुनिया में वायरल हो गया बहुत उसका, जितना मैट्रिक का। मेरे हम छपरा से सांसद हैं, और हमारे यहाँ 3-4 कार्यालय हैं जहाँ सब कुछ बड़ा व्यवस्थित है, और जितने लोगों का पिटीशन होता है एक व्यवस्था के तहत कंप्यूटर से स्कैन होकर आता है, शाम तक हम उस पर निर्देश दे देते हैं, तो अपने अपने चैनल से काम होना शुरू हो जाता है। अचानक एक माह पिटीशन की संख्या, कॉन्स्टिट्यूंसी से आने की पिटीशन की संख्या बहुत कम हो गई। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज से पूछा कि आजकल पिटीशन क्यों नहीं आ रहा है। तो भोजपुरी में उसने कहा कि भाई मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है, और बिहार में जब मैट्रिक का परीक्षा चलता है, आप हंस क्यों रही हैं, तो उसमें सिर्फ परीक्षार्थी ही इसमें नहीं लगता है, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसका भाई, उसका चाचा, उसका बहनोई, उसका माने पूरा खानदान एक बच्चे को परीक्षा दिलाने के लिए काम में लग जाता है। माने वो प्रोजेक्ट है पूरा। और उसी का परिणाम होता है कि एक टेलीविजन पर एक चला था कि तीसरे मंजिल तक बांस में पर्ची डाल के खिड़की के अंदर देने की व्यवस्था की जा रही है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस बच्ची को मैट्रिक का परीक्षा दिलाना है, आईए का परीक्षा दिलाना है और पास कराना है, वो बड़ा जरूरी है उसके आगे के भविष्य के लिए। और पूरे शिक्षा प्रणाली हमारे देश में इसी प्रकार से है कि अगर आपने ये डिग्री नहीं हासिल की तो आप शिक्षित नहीं है। लेकिन उसी समय ये भी सबको मानना पड़ेगा आज कि आज देश के 17% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, 15% ऑफ द मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। और ये सच्चाई है, और ये कंप्लीट एक मिसमैच हो गया है। और हम इसको एस्पिरेशनल कहते हैं कि भाई डिग्री जरूरी होनी चाहिए आपकी पहचान बनाने के लिए, और शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है। और हमारे इस देश में सबसे बड़ा नारा ये है कि अभी तक हम अपना दामाद खोजते हैं कि दामाद कलेक्टर हो, एसपी हो, दरोगा हो, हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि जिस दिन अखबारों में ये इश्तहार आता है कि मेरी बहू गोरी हो और मेट्रिकुलेट हो और बीए हो और बीएससी हो और टीचर्स ट्रेनिंग हो, जिस दिन इस देश के अखबारों में ये आने लगेगा कि मेरी बहू कौशल हो, मेरा दामाद होने वाला मास्टर शेफ हो, मेरा दामाद होने वाला मास्टर टेलर हो, जिस दिन अखबार में ये सब आने लगेगा और लोग उसकी तलाश करने लगेंगे, उस दिन हमें महसूस होगा कि ये देश में हमने कौशल विकास का काम पूरा कर लिया है। बड़ा अजीब लगता होगा सुनकर कि यह सच्चाई है। ऑस्ट्रेलिया में अगर एक इलेक्ट्रीशियन आपके घर में आता है, तो एक इलेक्ट्रीशियन आपके घर में अगर एक विजिट के लिए आता है तो वो $100 लेता है, यानी कि मतलब 6,000 रुपये उसका 1 घंटे का है। और वो पूरे इज्जत के साथ आता है और अधिकार के साथ काम करके जाता है। और पूरी दुनिया में जिस तरह देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि भाई जब तक चीन हमसे बहुत आगे निकल गया है, और चीन ने पूरी दुनिया में, मैं आज से 3-4 दिन पहले टांजानिया में था, तो चीन पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाकर उसने अपनी पहचान बना लिया है। और दार एस सलाम में हमने देखा कि चीन में 3 व्हीलर्स नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि भारत का टीवीएस और भारत का बजाज ऑटो ने दार एस सलाम में काफ़ी संख्या में सप्लाई किया, तो वो देश और दुनिया में जाते हैं और देखते हैं कि किसका डिमांड कहाँ है, वापस लौट के अपने देश में जाते हैं, उससे सस्ते दाम में उस चीज़ को बनाते हैं और दुनिया के जगहों पर बेचते हैं। मसाई मारा एक ट्राइब है जो पूरे टांजानिया में जंगलों में रहता है और बहुत ही पुराना उनका है। मैं उनको देख रहा था कि वो चप्पल पहन रहे थे। उनके जीवन शैली को अगर अलग से पढ़ा जाए तो एक बड़ा ही दिलचस्प होता है। तो मैं बड़े ध्यान से उनकी महिलाओं के पैर में और उनके बच्चों के पैर में एक जूते देख रहा था, और जूता टायर से कटा हुआ था, टायर का उसका बेस टायर का बना हुआ था, और उसके जो लेसेस थे वो ऊपर से टाइट थे। और वर्षों से उस प्रकार के जूते और सब पहनते हैं और बड़े रंगीन कपड़े पहन के घूमते हैं, हाथ में भाला होता है। तो मैंने 2-3 के पाँव में देखा तो मुझे लगा कि इसमें देखने में बिल्कुल वो देसी था, लेकिन जो उसका स्ट्राइप का जो फिनिश था, मुझे ऐसा लगा कि साहब ये बिल्कुल जो है ये कहीं ना कहीं बनता है, ये इतना यूनिफॉर्मिटी से नहीं। और मैंने शहर में आके पता चला कि उस टायर के चप्पलों का भी निर्माण
चीन करके मसाई मारा ट्राइब के लिए दार एस सलाम में भेजता है। तो इस प्रकार से वो काम करते हैं। तो हम तो कहीं ना कहीं छूट गए हैं, और हम इंडस्ट्री के बारे में अभी कल्पना करें तो 25 साल लगेगा, 30 साल लगेगा उस स्तर तक पहुंचने में। लेकिन एक दिशा में हम जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि भारत में कुछ एडवांटेजेस है, लैंग्वेज का है, कल्चर का है। तो जिस प्रकार से चीन पूरे दुनिया के लिए इंडस्ट्रियल कैपिटल बन गया है, उसी प्रकार से भारत आने वाले दिन में पूरी दुनिया के लिए स्किल कैपिटल बनेगा, ऐसा हमारा भरोसा है। एंड दिस इज द ओनली स्फीयर वेयर वी कैन मूव। But actually, have we moved or not is a big question which we have to ask, and that's why I say that when we talk about 4.5%, it's बहुत कम है, 4.5% कुछ नहीं। और आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा, पेरू एक देश है, लीमा उसका कैपिटल है। और अगर किसी को अंदाजा होगा कि पेरू की दूरी यहाँ से कितनी है, साउथ अमेरिका में ये देश है, लगभग 8 से 10,000 किलोमीटर के आसपास दूरी है। और पेरू के एम्बेसडर ने, जो भारतीय दूतावास में था, उसने हमें खबर भेजा कि ऐसा क्यों है कि हमें बहुत सारे वीज़ा हर 6 महीने पर इशू करने पड़ते हैं। ये वीज़ा किस चीज़ के लिए है? तो मैंने जब अध्ययन किया तो ये वीज़ा है उन पेरुवियंस के लिए जो पेरू से, जो 8 से 8 हज़ार किलोमीटर और ज़्यादा ही होगा, आने जाने में लगभग 15 घंटे लगते हैं, वहाँ से वीज़ा उन व्यक्तियों का भारतीय दूतावास इशू करता है जो बैकहो ऑपरेटर्स हैं, कंपैक्टर्स हैं चलाने वाले, ग्रेडर्स चलाने वाले, लॉन्ग ड्रिल ऑपरेटर्स हैं, डंपर्स हैं। उनको चलाने के लिए भारत की एक माइनिंग कंपनी राजस्थान में पेरू से उन लोगों को बुलाती है, और हमारे यहाँ आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इनकी ट्रेनिंग हम यहाँ दे सकें। यही अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि हम कहाँ खड़े हैं। और इस तरह से आप अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया ने इस काम को बहुत पहले किया जिसकी हमने शुरुआत की। हालांकि इस काम को 69 वर्ष पहले शुरू होना चाहिए था, अब हमने शुरुआत की है। लेकिन कम से कम देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने ये सोचा कि इस काम को हम शुरुआत करें। हालांकि हम देर हो चुके हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस काम को शुरू किया, जिस काम को मुझे सौंपा है, हम किसी दिशा में इसे जरूर पहुंचा पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत सारे देशों ने इस पर कानून बनाया है, और भारत में भी एक प्रांत है जिसने इस पर एक अच्छा कानून बनाया है, वो है छत्तीसगढ़, जहां 15 साल से 45 वर्ष के किसी भी नौजवान को यदि उसे कौशल प्राप्त करना है तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर के वो अपना आवेदन दे सकता है। और उसके लिए कानून है कि वो उस राज्य की जिम्मेवारी है कि वैसे व्यक्ति को कौशल दिला सके। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। लेकिन अगर पूरी दुनिया के आप सकल घरेलू उत्पाद को छोड़ भी दे, अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो जिस देश में इस प्रकार का लेजिस्लेशन है कि स्किल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लेजिस्लेशन वेयर इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इट, देन दैट इज द प्लेस। कई सारे कंट्रीज में इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं कि हमें स्किल कौशल विकास के लिए कानून बनाए। भारत में नहीं है। हम आने वाले दिनों में इसके बारे में सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, लेकिन एक बड़ा विषय है। और जिस देश में कानून है उस देश में उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, जापान हो, अमेरिका हो। तमाम देशों में जहां जहां इसका कानून है वहां वहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा। लेकिन आखिर इस देश में जब प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा की तो जो हमारा लक्ष्य है वो अपने आप में ऐसा लक्ष्य है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और आज इस देश में 50 करोड़ लोग, यानी कि 500 मिलियन लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। हम सब लोगों को ये अनुमान नहीं होगा कि इस 500 मिलियन पीपल विच वी आर टॉकिंग, संगठित क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या मात्र 40 करोड़ है, 4 करोड़ है, सॉरी 40 मिलियन। और 4 करोड़ में 3 करोड़ लोग ही हैं जो सरकारी सेवा में हैं। जो देश 126 करोड़ का है उसमें मात्र 3% लोग सरकार में, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्म्ड फोर्सेस हो, सभी को मिला लेंगे तो 3 करोड़ लोग हैं। और 1 करोड़ लोग और हैं जो कॉर्पोरेट्स में, जिनका बैंक से। बाकी जितने लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं या सेमी ऑर्गेनाइज्ड या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और उसमें 50 करोड़ लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और 50 करोड़ लोगों में मोटे तौर पर मैं आंकड़े इसलिए दे रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर्स पे नहीं जा रहा हूं, लगभग 54% लोग कृषि के क्षेत्र में। तो अगर हम उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बट कृषि क्षेत्र में छोड़ दें तो फिर भी हमारे पास 24 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कृषि से नहीं जुड़े हैं लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। और प्रत्येक माह लगभग 10 लाख लोग, यानी कि 1 मिलियन लोग आज सीधे तौर से हमारे वर्कफोर्स को ज्वाइन करते हैं।
तो एक तरफ हमारे पास जो अभी सबसे बड़ी चुनौती है 230 मिलियन लोग जिनको सीधा प्रशिक्षण देना, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मैं कृषि को तत्काल अलग रख रहा हूं, उसके छोड़ करेंगे। हर माह 1 मिलियन लोग जो वर्कफोर्स में जुड़ते हैं, यानी कि 10 लाख लोग प्रत्येक माह, जो 1 मिलियन लोग, साल में 12 मिलियन, अगले 5 वर्ष में 60 मिलियन, तो 230 मिलियन और 2022 तक 60 मिलियन, 290 मिलियन लोगों को ट्रेनिंग देना है मोटे तौर पर। और आज माना जाता है कि हर 100 में से 30 व्यक्ति ऐसा है जो अपना पैसा देके ट्रेनिंग ले सकता है, लेकिन 70% ऐसे लोग हैं जिसको कहीं ना कहीं से पैसा लेके खर्च करना है। तो 300 को अगर मोटे तौर पर हम ले लें, तो अगर उसमें 30% कम करें तो लगभग 210 से 220 मिलियन लोगों के लिए आज हमें पूरी तैयारी करके पैसे की व्यवस्था करनी है। और फिर इस पैसे की बात करें तो 220 मिलियन लोगों के बीच में 220 मिलियन में प्रत्येक व्यक्ति को अगर 3 महीने से 2 महीने की ट्रेनिंग दो तो 20,000 का खर्च आता है। तो लगभग 4.5 लाख करोड़ की जरूरत है अगले 5 वर्षों में भारत की सरकार को। अब इतना बड़ा इसलिए है कि पिछले 70 साल में 69 साल में हमने नहीं किया, तो 4 लाख 4.5 लाख करोड़ की जरूरत है। ये अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। और ये आए कहां से? आज अगर जर्मनी को देखें तो जर्मनी में अगर 3 बिलियन यूरो डॉलर जर्मन सरकार करती है, तो 23 बिलियन यूरो डॉलर वहां के प्राइवेट इंडस्ट्री करती है उस पूरे। हमारे यहां आज तक ये बन नहीं पाया है। तो ये अपने आप में जो कुछ भी नक्शा आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसको पूरा करना है। आज भारत सरकार में हमारे आने से पहले 24 मंत्रालय फिर कहूंगा 70 योजनाएं विभिन्न मंत्रालयों में कौशल योजना का चल रहा था। और मैंने आके तलाश करनी शुरू की कौन कौन से कहाँ हैं और किस किस योजना पर काम करना है, और 70 योजनाएं चल रही थी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दुकानें 70 स्थानों पर नहीं चलेंगी, इसे कम करो। हालांकि बहुत सारे मंत्रालयों को इसे छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि जिस पर अधिकार बना हो उसे छोड़ने में कष्ट होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिसका ये काम है वही करेंगे और आस्ते आस्ते उसको हम एक स्थान पर लाएं। लेकिन इस पूरे काम को करें क्योंकि राज्य सरकारें भी हैं और राज्य सरकारों को भी बताना है कि भाई कैसे करना, और इसके साथ रोजगार भी जोड़ना है। तो अपने आप में एक तरफ मोबिलाइजेशन, जहां लोगों को जुटा करके उसको देखना है कि कौन लोग हैं। दूसरा, मोबिलाइजेशन के बाद ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी है कि इन्हें ट्रेन किया जाए और कौन किस लायक है उसकी ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग के बाद इनकी असेसमेंट करना कि इस लायक बन पाया है कि नहीं पाया है, और अगर असेसमेंट हो जाए ट्रेनिंग के बाद तो इसके बाद सर्टिफिकेशन, क्योंकि भाई अगर आपने सीख लिया है कोई गुण तो सर्टिफिकेट हो। हमारे मंत्रालय का सबसे बड़ा काम यही है, जो 4 चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। सबसे पहले मोबिलाइजेशन, ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना जिसको ज़रूरत है, और वो समाज का सबसे छोटे समाज का लोग, सबसे नीचे समाज का लोग हैं, जो आपके अगल बगल देहातों में गुजर जाता है, वैसे लोग हैं। दूसरा है उनकी ट्रेनिंग करने की व्यवस्था, उसके लिए व्यवस्था करनी है। तीसरा उनके असेसमेंट का व्यवस्था, और चौथा है उनके सर्टिफिकेशन का। एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द एंटायर कंट्री टुडे। बट इसको करने का स्वरूप क्या होगा? मैट्रिक का तो स्कूल एजुकेशन बोर्ड उस मैट्रिक का एग्जाम लेता है, उसका कराता है। हमारे पास क्या है? इसलिए आने वाले दिनों में आपको 4-5 शब्दों का हमेशा आप सुनते रहेंगे इन शब्दों को, जो अभी तो सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में शायद। एंड दैट इज कॉल्ड द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। दिस NSQF इज वन थिंग, जो मानक है हर प्रकार के ट्रेनिंग का। अब आप कहेंगे ये NSQF कहाँ का बला है? NSQF इज द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से निकाल करके और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से निकाल के, दोनों को जोड़ करके एक नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया है। और इसके नीचे 2 चीजें हैं, जॉब रोल्स और क्वालिफिकेशन पैक। अब ये जॉब रोल क्या है? माने हर काम जो आप जो माइक लगा के गया होगा, जो इसने टेबल सजाया होगा, जिसने माला गूंदा होगा, जिसने ये स्टेज बनाया होगा, जिसने विजया जी का फोटो लगाया होगा, जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाया होगा, उसका एडिटिंग किया होगा, जो हमारे बीच में यहाँ पर मास्टर ऑफ सेरेमनीज है उनका रोल हो, जिसने ये लैंप बनाया होगा, लैंप में फिर जिसने वो फोटो फ्रेम बनाया होगा, हर चीज़ को एक जॉब रोल कहते हैं। जो आप लोगों ने सुंदर सुंदर से वेशभूषा पहन रखा है, उस सबका भी एक जॉब रोल है। और उसमें एक जॉब रोल ब्यूटिशियन का भी है। और आज सबसे ज़्यादा डिमांड अगर देश में और देहातों में भी है अगर किसी ट्रेनिंग का, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग, किसी भी छोटी बच्ची को अगर 2 महीने 3 महीने का देहात में अगर ट्रेनिंग दे दिया जाए और उसको एक किट दे दिया जाए, तो वो लड़की गांव देहात में घूम घूम करके 5,000 रुपया तक कमा लेती है।
जो अपने आप में वो आदिवासी लड़की हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि आप सब बचपन से छोटी बहनों को और बच्चियों को आप तो जानती किस तरह से संवारते हैं, आप सब जानते किस तरह से वो छोटी बेबी अपने हाथ में आईना ले करके अपने बाल संवारती है, और आप सब लोग आईना का महत्व जानते हैं, और आप लोग सब इस आईना की रचना को जानते हैं जो कभी किसी को महसूस ही नहीं होने देता है कि आपकी उम्र हो रही है। वो कभी पता ही नहीं लगने देता है। रोज सुबह उठ करके हम लोग ब्रश करते देखते हैं और कहते हैं कि मामला ठीक ही है। लेकिन दूसरे ही बता सकते हैं कि आखिर में क्या स्थिति है। लोग, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे तो जॉब रूल्स, सो आई जस्ट ट्राइंग टू, अब हम सब समझते हैं कि वेल्डर होता है, तो वेल्डर तो सब वेल्डर है भाई, वेल्डिंग का काम करता है, लेकिन अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करना हो कि वेल्डर किस प्रकार का होता है, तो मैं उसके जॉब रूल्स का मैं अलग ढंग से कहूँगा। एक वेल्डर होता है जो किसी गाड़ी कंपनी के असेंबली लाइन पर काम करता है। उसका काम है कि 6 जगह टाका दे दे फायर का, एक पर्टिकुलर टॉर्च लेकर के, और 2 मिनट में कर दे, तो उसे एक प्रकार का वेल्डर कहते हैं। एक वेल्डर होता है जो गैस पाइपलाइंस, जिसमें एक्सप्लोसिव गैस पाइपलाइंस होता है, उस पर जाके वेल्डिंग का काम करे, और उसका पाइपलाइन पर काम करने का उसका टॉर्च अलग होता है, उसका सेफ्टी मैकेनिज्म अलग होता है, उसका वर्किंग कंडीशंस अलग होता है, उसका नॉलेज अलग होता है, उसका सेफ्टी ड्रिल अलग होता है। और एक वेल्डर होता है जो समुद्र के नीचे जाके ऑयल रिग में काम करता है, जो समुद्र से हम तेल निकालते हैं, तो उसे गोताखोर भी होना होगा, उसे वेल्डिंग का काम भी जाना होगा, उसका वेल्डिंग जो समुद्र के भीतर जाकर के वेल्डिंग का काम करे, उसका वेल्डिंग मशीन भी अलग होगा, लेकिन सबके लिए वो वेल्डर है। एक वेल्डर है जिसका वेतन 30,000 होगा, और जो समुद्र के भीतर जाके काम करता है उसका वेल्डर का वेतन लगभग 1.5 लाख रुपया होगा। तो ये फर्क है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें अब आपको अपने सिस्टम में सुनते, जैसे मैंने कहा कि द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट एंड ट्रेनिंग वुड बी मोबिलाइजेशन, ट्रेनिंग, assessment and certification. Then these would be under the basis of jobs, roles and the job skills and the qualification packs and all this, for example. और इस पूरे चीज़ को असेसमेंट करने के लिए क्वालिफिकेशन पैक, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं बाकी सब कुछ सिखा दीजिए, लेकिन 2 चीज़ आप ज़रूर सब कुछ सिखाएं। एक तो आप लैंग्वेज ज़रूर बताइए, एक कंप्यूटर का नॉलेज आप ज़रूर दे दें, ताकि कुछ भी आप सीखें तो इस 2 चीज़ उसके साथ हो। तो क्वालिफिकेशन पैक में 6 चीज़ आप जानेंगे, ये 2 चीज़ और आपको जानना चाहिए इसी प्रकार से। और आज जो देश में हम लोगों ने जो असेसमेंट किया है, सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो लगभग 30 मिलियन के लोग के आसपास कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिक्वायरमेंट है अगले 5 वर्षों में। रिटेल में जो छोटी छोटी लड़कियां जाकर के रिटेल स्टोर्स में काम करती हैं, और जो फ्लिपकार्ट या इन सब मॉडर्न ऐप्स के माध्यम से आप सामान खरीद करके आज लोग दुकान पर नहीं जाके करते हैं, उसके सप्लाई चेन को बनती 17 मिलियन, यानी कि 1,70,00,000 लोगों की आवश्यकता है सिर्फ रिटेल क्षेत्र में। हॉस्पिटल्स में लगभग 5 मिलियन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में लगभग 5 मिलियन, ब्यूटी एंड वेलनेस में लगभग 4 मिलियन लोग, 40 लाख बच्चों की ज़रूरत है। इस प्रकार से बहुत बड़ा डिमांड है जिसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं, और इस काम को पूरा करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसने इसका प्रोसेस बनाया है, तो ये मोटे तौर पर इस काम को हम लोग इस प्रकार से करने का। लेकिन इस काम को बढ़ाया कैसे जाए, मतलब इतने बड़े देश में इतना काम कैसे पूरा किया जाए, ये भी सवाल होता है कि इतने बड़े देश में और महिलाओं को और इसमें मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ तो इसमें हर स्तर के लोग हैं, ये नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर के बारे में कह रहा हूँ, हर स्तर के लोग हैं जिनको कौशल विकास का। तो इतनी बात सुनने के बाद आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही बड़ा काम है, इसको पूरा कैसे करें, इतने बड़ा देश, इतना सारा काम। अब इस काम को पूरे करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और हम लोगों ने बहुत सारा एंगेजमेंट शुरू किया स्टेट्स के साथ, सेंटर्स के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर 2-3 बातें करके आपकी बात समाप्त, क्योंकि आप सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि 5 बजे से एक और बिहार की मीटिंग है जिसमें मुझे पहुंचना है। मान लीजिए भारतीय रेल, अब भारतीय रेल के बारे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रेल से ना जुड़ा हो इस देश में। रेल की पटरियां देहात से, और दुनिया में रेल के बारे में बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा पब्लिक अंडरटेकिंग, देश में सबसे बड़ा पब्लिक अंडरटेकिंग अगर कोई है तो दैट इज द इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज इतना बड़ा दुनिया में कोई भी सरकारी उपक्रम नहीं है। जिस तरह से भारत का तीसरा सबसे बड़ा फौज अगर दुनिया में है तो इंडियन आर्म फोर्सेस, आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इट्स इंडिया। सिमिलरली एज अ पब्लिक सेक्टर और अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, देर इज नो अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड एज बिग एज द इंडियन रेलवेज, जो सबसे ज्यादा पैसेंजर ले जाता है, जिसका सबसे ज्यादा नेटवर्थ हो फलाना। अब इस देश में रेलवेज के 7,000 रेलवे स्टेशन है। 7,000 में A, B, C, D करके हैं बड़े जंक्शन, और सबसे छोटा वाला जो उसमें आता है वो हॉल्ट। 7,000 में से लगभग 3,000 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां गाड़ियां रुकती ही नहीं हैं,
या रुकती हैं तो एक आध गाड़ियां दिन भर में रुकती हैं। लेकिन भारतीय रेल के पास एक ऐसा चीज है जो देश में किसी संस्था के पास नहीं है। And Indian Railways on almost each and every platform in this country has three things which is not there in almost anywhere. और भारतीय रेल और भारत की रेल की पटरियां लगभग ऐसे इलाके से निकलती हैं जो बहुत, जहां गाड़ी नहीं पहुंच सकता, जहां लोग नहीं पहुंच सकते, फिर भी पटरियां दौड़ के निकलती हैं। और छोटे छोटे गांव सब जगह होते हैं, छोटा छोटा हॉल्ट्स होता है। तीन चीज, एक तो उनके पास एस्टैब्लिशमेंट है, उनके पास सामने में आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म है, शेड्स है, बगल में कुछ टॉयलेट्स है, फिर पानी पीने की व्यवस्था औसतन होती है। एंड द थर्ड थिंग विच इज देयर इज दैट दे हैव इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट डेडिकेटेड इलेक्ट्रिसिटी, जो देहात में बिजली हो ना हो लेकिन रेलवे स्टेशन पर लगभग मोटे तौर पर बिजली होता है। और चौथी चीज जो भारतीय रेल के पास है, जो किसी संस्था के पास नहीं है, दे हैव 46,000 किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। और ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वही है जो आप सबकी जिंदगी को बदल चुका है, आपके बच्चों की जिंदगी को बदल चुका है इस देश, और जिसके बारे में हम कहते हैं डिजिटल इंडिया। और जितना बड़ा भी नेटवर्किंग इस देश में है, दैट इज थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। एंड द इंडियन रेलवेज हैज 46,000 किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। और उस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का रेलवेज के पास 5 से 7% उपयोग है और बिल्कुल दूसरा उपयोग ही नहीं है। नाउ इट्स अ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स अ नेशनल एसेट। And we have made a partnership with the Indian Railways that कुछ नहीं करना है तो बच्चों को निकाल करके वर्चुअल क्लासरूम के रूप में कम से कम 50 बच्चों के लिए एक आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग, जहां बिजली नहीं हो, जहां आप तार नहीं पहुंचा हो, वहां कम से कम प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। और they have said we'll be able to do it. And this is how we are moving. ये छोटी छोटी चीजों पकड़ करके इसका इम्पैक्ट तो पहले 50 स्टेशन पर दिखेगा, 100 स्टेशन पर दिखेगा। रेलवेज अपने आप में नहीं चाहती है कि इस प्रकार का बाहर से, लेकिन वी आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स दिस। दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल। इंडियन आर्म फोर्सेस प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना से लगभग चल रहे भारतीय सेना से प्रत्येक वर्ष 50,000 लोग अवकाश प्राप्त करते हैं। एंड दैट आर ऑल बिलो द लेवल ऑफ जेसीओज एंड बिलो। कई सारे आप लोगों का फौज में संपर्क होगा, जेसीओ से लेकर जवान तक 50,000 लोग। और ये सब ऐसे लोग हैं, कोई आर्टिलरी में है, कोई तोपची है, कोई रडार स्पेशलिस्ट है, कोई गैंगमैन है, कोई ब्रिज लेयर है, कोई टेक्नीशियन है, कोई ड्राइवर है, कोई गनर है। और इस सब की अपनी क्वालिटीज़ है। उनके मेस में भी काम करने वाले जो उनके खानसामा है, उनकी भी क्वालिटीज़ है। लेकिन ये सब अपने घर निकल के चले जाते हैं और मूलतः ये सब लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे देते हैं। लेकिन इनमें बहुत बड़ा हुनर है। हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात किया, मनोहर पर्रिकर जी से बात करके हम लोगों ने MOU साइन किया है। और उसमें और ये सब लोग 20 साल में अवकाश प्राप्त कर जाते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस के 20 साल में ये लोग अवकाश प्राप्त कर, नॉट लाइक द CRPF और BSF और पैरामिलिट्री फोर्सेस, द इंडियन आर्म फोर्सेस दे रिटायर एट द एज ऑफ आफ्टर सर्विंग फॉर 20 ईयर्स। सो ये तय किया गया है कि उनका 20वां वर्ष, जो अंतिम वर्ष है, वो पूरा वर्ष उनके स्किल असेसमेंट और स्किल ट्रेनिंग और अपग्रेडेशन के लिए, ताकि वो मार्केट में जब निकले तो या तो भारत के भीतर वो आए, अपने गांव में जाकर के स्किल एंटरप्रेन्योर बन सके, स्किल ट्रेनर्स का बहुत बड़ा अभाव है, स्किल ट्रेनर्स बन सके, या फिर खुद स्किलिंग कर सके और अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे सके। हम लोग इसी प्रकार से हर क्षेत्र में, देश के जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके खाली शेड्स पड़े हुए हैं, उनका काम समाप्त हो चुका है। PSUs हैं, NTPC है, पावर ग्रिड है, बहुत बड़े बड़े उनके क्षेत्र में हो जाए। उन लोगों का स्थान, उन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग करके वहाँ स्किलिंग का सेंटर शुरू करना है। लेकिन ऑल दिस इज इन अ नेसेंट स्टेज बिकॉज वी हैव टू गेट गोइंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। सब चीज़ को एक साथ जोड़ करके करना है, एक साथ मिला के करना है। इसलिए हम लोगों ने मोटे तौर से पूरे देश में एक बड़ी तैयारी कर ली है। और इस देश में सबसे पहली बार 15 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल स्किल मिशन की घोषणा की। और अभी तक जितने मिशंस हैं वो कोई ना कोई विभाग उसका नेतृत्व करता है, लेकिन देश में पहली बार एक मिशन का गठन हुआ है जिसे प्रधानमंत्री स्वयं चेयर कर रहे हैं, वो नेशनल स्किल मिशन है। हमने नेशनल स्किल पॉलिसी बनाया है ताकि देश और राज्यों के बीच में इस काम को पूरे तौर पर कर सके। और इसी विश्वास के साथ हम लोग आपके बीच में भी आए हैं और देश के बीच में कि ये बहुत बड़ा काम है। सभी विभागों का काम 69 वर्ष पुराना है, हमारे विभाग का काम लगभग 7 महीने पुराना है। और ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे जैसे लोगों को है, लोगों के लिए। मेरा ये मैं दूसरे विभागों में काम कर चुका हूँ वाजपेयी जी की सरकार में। पहले कॉमर्स में था, फिर उसके बाद सिविल एविएशन में, और अब शायद ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे जितना समर्थन और जितना सहयोग देश के प्रधानमंत्री, और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, उनका इतना पैशनेट अपील है, एवरी टाइम ही टॉक सो पैशनेटली अबाउट स्किल डेवलपमेंट। वी टॉक मेक इन इंडिया विल नॉट हैपन अनलेस एंटिल वी हैव स्किल इंडिया।
digital India and connectivity will not happen unless we have skilled manpower. So skilling is one of the most passionate things which the Prime Minister has been talking about. And without skill, nothing works. Actually, every part of our life is a lot of skills involved. और उसी स्किलिंग के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारी छोटी मोटी योजनाएं, बहुत सारा कुछ है जिसको NSDC वालों ने आपको बताया होगा। आगे आने वाले दिनों में हम आपको जोड़ेंगे और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कई बार ये कार्यकर्ताओं का कंप्लेन है कि हमें कुछ काम करने को नहीं मिलता, और हम उसके लिए बड़ी योजना बना रहे हैं कि देश भर में वैसे तमाम क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस विच कैन डू लॉट ऑफ वर्क, जो अच्छा काम कर सकती हैं, चाहे वो MLA हो, चाहे वो MP हो, मेयर हो, जनप्रतिनिधि हो, जिला पंचायत के सदस्य हों, सबके लिए हम लोग कुछ ना कुछ योजना लेके आ रहे हैं। और कम से कम इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, देश की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी सबसे बड़ी मेंबरशिप है, हम सब आपको जोड़ सके। ये मोटे तौर पे इस वर्कशॉप पर हमने आपको इस पूरे स्किल वर्ल्ड का एक डेफिनेशन देने का प्रयास किया है। वक्त होता तो फिर और भी दूसरे रूप से मैं समझाता, लेकिन मैं उसको बहुत छोटा संक्षिप्त करने का प्रयास कर रहा था। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में स्किल डेवलपमेंट की जो बात होगी, तो देश में अगर कभी भी स्किल का इतिहास लिखा जाएगा तो महिला मोर्चा ने पहली बार भारत में स्किल वर्कशॉप का आयोजन किया, ये ज़रूर लिखा जाएगा और आपका भी नाम उसमें आएगा। और उस देश में अगर स्किल का इतिहास और किसी मंत्री ने पहली बार महिला मोर्चा को संबोधित किया तो मेरा नाम वहाँ आएगा। और सबसे पहली बार अगर पूरे देश में और दुनिया के इतिहास में लिखा जाए कि भारत में स्किल की बात करने के लिए किसने बाध्य किया, तो देश के प्रधानमंत्री का नाम आएगा। इसलिए मिला जुला करके हमारा सबसे अनोखा काम है, इस विश्वास के साथ कि आप सब भी आने वाले दिनों में हम और भी संवाद आपसे कायम करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारी योजनाएं हैं, राज्यों के लिए हमारी योजनाएं, आपके सांसदों को हमने इसका दायित्व दिया है कि अपने क्षेत्र में NSDC के जाने वाले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए काम करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरी योजना को, और महिला मोर्चा इस काम को, लेकिन महिला मोर्चा अब तो बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, और आप लोग के बीच में आने में मेरे जैसे आदमी को तो बहुत डर लगता है, पता नहीं कौन से, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत किया, आपके बीच में हम आए हैं। और इस विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में महिला मोर्चा के साथ हमारा सीधा समन्वय होगा। कभी भी अगर किसी विषय पर अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी हो या कोई विषय जानना हो तो प्लीज़ गेट इन टच विथ माई ऑफिस और मी, आई एम एब्सोल्युटली अवेलेबल। और थोड़ा आजकल हम लोग, क्योंकि मेरे विभाग का प्रचार थोड़ा कम है और आप लोग आजकल सब ट्विटर पर हैं ही हैं, तो थोड़ा कभी कभी हम लोग के इस भाषण को रिट्वीट कर दिया कीजिए हमारे फेसबुक पर भी चले आएंगे, और कभी कभी जो हम ट्वीट करें तो कम से कम मेरा भी प्रचार प्रसार हो, क्योंकि मेरा दुकान बहुत छोटा है, तो इसलिए उसको बढ़ा रहे हैं और लोगों को विश्वास है और हम इस काम को करेंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि किसी व्यक्ति के ज़िंदगी को अगर कोई चीज़ बहुत, जिस तरह से शिक्षा प्रभावित करता है, स्वास्थ्य प्रभावित करता है, यातायात प्रभावित करता है, पर्यावरण प्रभावित करता है, आज के युग में अगर किसी के जीवन को बहुत प्रभावित कुछ कर सकता है तो दैट इज स्किल डेवलपमेंट। एंड आई एम श्योर एज Mahila Morcha and as Crusaders, you all will come along with me to make this program a success. And I wish the workshop today, the national workshop on Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, which is a very ambitious scheme launched by the Prime Minister, a grand success. फिर एक बार आधे जी और आप सबको, लतिका जी और विजया जी और पूरे देश से आए हुए तमाम पार्टिसिपेंट्स को फिर से एक बार बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त। कई सारे सवाल थे, मुद्रा योजना वगैरह, अगली बार उस पर बात करेंगे, आज भर इतना ही।